मेरा नाम है सोहम सिंह राजावत और मैंने मेरी स्कूली शिक्षा जो है वो यहीं से की है, बाटुला से। बाटुला में 10वीं तक का स्कूल है और उसके बाद में जैसा कि बाकी सभी लोगों को जाना पड़ता था तो हम सब लोग भी बाहर ही गए हैं। ठीक है, तो मैंने ग्रेजुएशन गंगापुर कॉलेज से किया। अभी जैसा आपने बोला कि आजकल जो है लोग मतलब नई जनरेशन जो आ रही है, जो जॉब के बारे में उनको लेके क्या है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोगों का माइंडसेट यहाँ पे ऐसा है, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, वो लोग ऐसा सोचते हैं नौकरी मतलब सरकारी। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं है या मतलब वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे कंपनियाँ कभी भी हमें निकाल सकती हैं या वहाँ पे प्रमोशंस नहीं है, ऐसा है। जबकि वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे सारी चीज़ें जो कि सरकारी सेक्टर में होती है, जो वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी अवेलेबल है, लेकिन लोग उसके बारे में जागरूक नहीं हैं। और आप ये देखिए उससे क्या होता है, युवाओं का एक बेसिक नुकसान कहाँ हो जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ चारों तरफ जाके तो आप जान पाओगे कि जैसे एक बंदा ग्रेजुएशन करता है, कोई भी एक बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो उसकी एज अप्रॉक्सीमेटली आप ये समझ के चलिए वो 18-19 साल का हो चुका होता है जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, या 20 साल का हो चुका होता है, 20-21 हो जाता है ग्रेजुएशन में। फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद में वो कंपटीशन फाइट करता है। अब कंपटीशन फाइट जब वो करता है तो उसकी एज होती है 23 से 24 साल। अब वो क्या करता है, अगले 4 या 5 साल तक कंपटीशन फाइट के चक्कर में लगा रहता है कि नहीं मुझे रेलवे में जाना है या मुझे पुलिस में जाना है या मुझे व्हाटएवर डिपार्टमेंट में जाना है। ठीक है, उसको लेकर 4 या 5 साल। तो होता क्या है कि वो तब तक आते आते 27-28 साल होता है। इन बिटवीन जैसा कि अपना राजस्थानी कल्चर ऐसा है कि लोग घर वाले प्रेशराइज करते हैं कि कम से कम तुम शादी कर लो, ठीक है, जॉब वॉब है ये सब रहेगा, शादी कर लो, ये फैक्ट है। मतलब वो शादी कर लेता है, फिर ठीक है, 1 बच्चा हो जाए, 2 बच्चा हो जाता है और मतलब वो वहीं इधर उधर इन्हीं सब चक्करों में पड़ा रहता है। फाइनली ठीक है कि 100 में से 1, जैसे मैंने बताया ना कि रेशियो ही 2% का है। ओवरऑल जो आबादी है हमारी, उसका 2% ही हमें गवर्नमेंट जॉब मिलता है। तो बाकी के जो 98% है वो इसी फ्रस्ट्रेशन में लगे रहते हैं और फिर बाद में वो बोलते हैं कि हम करना चाहते थे लेकिन कर रहे। उससे बेटर ये है कि अगर कोई बंदा 18-19 साल 20 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उसको ये ध्यान रखना है कि नहीं मुझे ठीक है, मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं इस परसेंटेज से निकला हूँ, मैं कोई हायर एजुकेशन मुझे नहीं मिल रहा है या मुझे अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे, तो छोड़ो ये सब, मैं अपना कोई बिज़नेस डेवलप करता हूँ या मैं कोई प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखता हूँ जहाँ पे मेरे अंदर जो चीज़ें मुझे मिली हैं या मेरे अंदर जो चीज़ें हैं उनकी पहचान होगी, मुझे कोई अच्छी जॉब, अच्छा सेटिस्फैक्टरी जॉब मिल जाए, अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए। बट यहाँ वो सब चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पे लोग यही सोचते हैं। लेकिन बेसिकली कई सारे जो समाज हैं उनमें जानकारी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता। जैसे आजकल अगर आप मान लो 30-40 हज़ार से अगर ऊपर की जॉब देख रहे हो तो एक इंग्लिश स्पीकिंग कैपेबिलिटी तो है, थोड़ी मैंडेटरी सी है, वो मोस्टली कहीं की गायब होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा एक जो नेचुरल इंक्लिनेशन होता है कि प्राइवेट जॉब में एक सर्टेन तरीके का एटीट्यूड चाहिए होता है ना, थोड़ा मतलब एक कर्मठता का सेंस कहीं ना कहीं। दूसरा कि भाई एक मनी माइंडेडनेस कि भाई आपको समझ में आना चाहिए प्रॉफिट क्या होता है और एक रुपये की जो है वैल्यू है वो क्या होती है बेसिकली, और कैसे प्रॉफिट आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि मोस्टली प्राइवेट जॉब इसी के बारे में है कि आप प्रॉफिट कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये जो एक स्किल है ये बहुत सारे लोग कम्युनिटीज़ में नहीं है, ये कम्युनिटी बेसिस स्किल भी है एक तरह से कहीं ना कहीं। देखिए इसमें ऐसा है कि एक्चुअल में देखो ये बिल्कुल रूरल एरिया है। हाँ। रूरल में क्या होता है ना कि ये अब कोर क्राइटेरिया होगा। आपने कहा कि 30-40 के ब्रैकेट से आदमी अगर आगे जाना चाहता है तो उसको इंग्लिश जो है कंपलसरी है। बट होता है कि रूरल एरिया में हमारे पास में उतने संसाधन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है। आप यहाँ मतलब अगर आपको एक और फिर ये एक हिंदी भाषी बेल्ट है, ठीक है, आपको यहाँ कई ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना जो है अभी इंग्लिश मीडियम में किया है या उनका लिटरेचर भी इंग्लिश रहा है, उसके बावजूद भी वो भाषा पे अपनी कमांड नहीं बोल पाते। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है रूरल एरिया में कि यहाँ पे वो संसाधन अवेलेबल नहीं। मतलब आप समझिए यहाँ उस तरह के कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर होता क्या है कि इसके बावजूद एक मेन चीज़ ये भी है कि चलो ठीक है कि आप किसी भी भाषा में बात करते हैं, लेकिन हम जब गांव आते हैं तो हम एक अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारी पढ़ाई वाली जो लैंग्वेज है वो तो कहीं साइड में रह जाती है और हम वो लोकल लैंग्वेज जो है उसी में थ्रू आउट पूरे दिन जो है बातचीत करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी हमें इम्पैक्ट करता है। तो उसके लिए ये सोचा जा सकता है कि कुछ इस तरह के एजुकेशन सेंटर बने यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह के एजुकेशन सेंटर हों जो बताएं उन लड़कों को कम से कम
जो अच्छे परसेंटेज में पास हैं, जिनका माइंड अच्छा है, शार्प है, लेकिन वो भाषा की वजह से पीछे है, तो कम से कम उनको हम डेवलप कर सकें। ठीक है, उनकी स्किल डेवलपमेंट जिसको कहें कि हाँ मोटा मोटी उनके पास डिग्री है बट स्किल नहीं है। ठीक है, जैसे कोई आदमी ये कहे कि नहीं मैं ग्रेजुएट हूँ बट आप क्या जानते हो, मतलब फिर वो वैसा सोचेगा नहीं मैं ग्रेजुएट हूँ। नहीं, ग्रेजुएट तो आप हो लेकिन आप जानते क्या हो। हाँ, ठीक है, तो हमें वो जानना है कि वो क्या कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे से एक दूसरा ये भी है कि लोगों का करियर ओरिएंटेशन है ही नहीं अब कि करियर ओरिएंटेशन यहाँ पे से लोगों का है ही नहीं। जो आई थिंक जो एक परंपरागत जो लोगों का रहा है वो जनरली खेती को लेके रहा है कहीं ना कहीं। ज़्यादातर कम्युनिटी जो है नॉर्थ राजस्थान में या पूरे इंडिया में ही एग्रीकल्चरल बेस्ड है। मेजर आई थिंक शायद 60% पॉपुलेशन शायद इंडिया में अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, और जबकि जो जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का योगदान है वो काफ़ी कम है ओवरऑल। तो एक तरह जो पैसा है, जो लास्ट ग्राउंड लेवल पे जो इनकम है, कमाई है, वो कहीं ना कहीं तो ये लोग जिस पेशे में हैं उस पेशे में बाय डिफ़ॉल्ट ही कमाई कम है, और यही पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। और आई थिंक अब नई जनसंख्या तो शायद उतना मेहनत करना भी नहीं चाहती खेतीबाड़ी में, और ज़मीन भी कम हो गई है ना। 3 बच्चे भी हैं एवरेज, तो 1/3 ज़मीन हो गई है लास्ट 30 सालों में। तो इतने सारे इन सब चैलेंजेस को लेते हुए एक सोच भी बदलना, और फिर उनको संसाधन भी देना कि भाई वो इंग्लिश सीख सकें, कोई रोज़गार की स्किल डेवलप कर सकें, बिजनेस डेवलपमेंट कर सकें। बिजनेस अपने आप में रिस्क डिमांड करता है ना, एक फाइनेंशियल रिस्क डिमांड करता है, कोई भी बिजनेस हो, भले ही सरकार लोन दे रही है, भले ही स्कीम्स हैं, तो वो रिस्क एपेटाइट वो देख पाना। जबकि किसान सोचो तो हर साल रिस्क लेता है 2 बार पर देखो जहाँ बिजनेस रहेगा वहाँ रिस्क हमेशा रहेगा। रिस्क एपेटाइट का देखो हम ऐसे जान सकते हैं कि आजकल खेती में कई तरह की चीज़ें जो है वो नई सामने आई है। अभी जैसे पहले कई सालों में हम सुनते थे कि खेती जो है वो हमेशा घाटे का सौदा होती थी। ठीक है, तो बट हर बार ऐसा नहीं है। अभी ऐसा है कि कई सारी अलग अलग चीज़ें जो है वो आई हैं। ठीक है, कई सारी उन्नत स्कीम जो है गवर्नमेंट लेके आ रही हैं, खेती के तरीके बदल गए हैं, पुरानी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे साइड से जा रही हैं और लोग खेती में पैसा बना रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिस तरह से भारत सरकार चलाती है, ठीक है, उस तरह का असर जो है कई क्षेत्रों में, जैसे अभी मैं अपन बाटोदा की बात करें तो इस तरह का कोई यहाँ पे कोई ऐसा केंद्र है नहीं। ठीक है, जहाँ पे आप ये बता सको कि भाई आपके पास में अगर कम ज़मीन है, 1 बीघा 2 बीघा वाला है, जिसको पता है कि नहीं वो इतना पैसा नहीं बना पाएगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का सेंटर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। अच्छा, ठीक है, ये देखा जा सकता है क्योंकि ये बाटोदा अपने आप में एक बड़ा गांव है, यहाँ पे कई सारे जो हैं और भी गांव के लोग आते हैं, तो हम यहाँ ये सब चीज़ें भी देख सकते हैं फ्यूचर के हिसाब से कि जैसे फूलों की खेती हो गई या बहुत सारे पेड़ पौधे जो दवाइयों में काम आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आजकल आप देख रहे हो जेनरिक दवाइयों का कुछ चल रहा है। ठीक है, लोग धीरे धीरे आयुर्वेदा की तरफ धीरे धीरे वापस से लौट रहे हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं जेनरिक सब्जी और वो सब अब जो है ऑर्गेनिक सब्जियां और वो सब उगाने लगे हैं। तो जहाँ पे कम ज़मीनें हैं वहाँ पे लोग उस तरह से देख सकते हैं, बट उसका वही है कि उसके लिए एक सेंटर बने सबसे पहले, और देखना पड़े यहाँ पे कि उस पर लोग जो हैं तरीके से उस तरीके से काम करें, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है उस तरीके से। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यही कर सकते हैं अपन कि भाई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब है कि लास्ट पंक्ति में खड़ा हुआ सबसे लास्ट आदमी, उस तक भी चीज़ें जो है हम जो पहुंचाना चाह रहे हैं वो वहाँ तक पहुँचे। ठीक है, वो होता क्या है, स्कीम सरकार की बहुत सारी आती है, लेकिन वो ठीक है कि आप 1000 की संख्या में लोग हैं और 10 लोगों 15 लोगों तक पहुँचती है वो चीज़ें। ठीक है, और होता क्या है ना कि फिर वो लोग ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई ये स्कीम आई है, सरकार ने ये डेवलपमेंट किया है और हमें भी लगता है, लेकिन वो हर आदमी तक नहीं पहुँचता। तो आप लोगों के लिए भी है, बीइंग ए एनजीओ आप मतलब इस तरह से कर सकते हो कि हर आखिरी आदमी तक जो आप चीज़ें पहुंचाना चाहते हो वो पहली पंक्ति से लेके आखिरी पंक्ति और आखिरी पंक्ति में भी आखिरी आदमी तक वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचे। तो तो जैसे अभी आप तो आई थिंक प्राइवेट जॉब में थे, बाहर भी रह रहे थे, तो आप अब यहाँ पर कंसिडर कर रहे हो एक तरह से गाँव का नेतृत्व लेने का, क्योंकि सरपंच बनना वही है
नेतृत्व लेना है, फिर सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, फिर सरकार को कहीं ना कहीं फीडबैक भी देना है कि इस गांव की ज़रूरतें क्या क्या हैं। और जो सरकार का जो भी बजट आता है उसमें से कई सारा बजट थोड़ा फ्री हैंड भी होता है जिसको आप ज़रूरतों के हिसाब से जो है यूज़ कर पाएँ। तो उसमें आप मतलब आपको सर्वप्रथम तो ये ख्याल कैसे आया कि भाई मैं यहाँ पे सरपंच बनने का सोचता हूँ और उसके आगे कि भाई अब मुझे आगे क्या करना चाहते हैं वो करके? देखिए, सबसे पहली चीज़ इसमें ये है कि मैंने आपको जैसा बताया कि मैंने काफ़ी साल बाहर निकाले हैं। मैं गुजरात रहा, मैं एक प्राइवेट जॉब में था और फिर मुझे लगा कि नहीं अभी कुछ करना चाहिए, तो मैंने अपना एक बिज़नेस सेटअप वहाँ पे स्टार्ट किया। अब उसके बाद में मुझे लगा कि मेरा बिज़नेस सेटअप ही हो गया और मैं फिर गांव की तरफ जब आया तो अब मुझे ये लगता है कि नहीं, अपन गांव के लिए कुछ ना कुछ जो है जो अपने दिमाग में आइडियाज़ है उनको अगर हमें मतलब ज़मीनी स्तर पे उतारना है तो सबसे पहली सीढ़ी है कि हम सरपंच बन के और गांव को समझें, जानें। मतलब गांव को हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन सरपंच बन के हम जो चीज़ें हमारे दिमाग में हैं उनको थोड़ा सा हम ज़मीनी स्तर पे ला सकें। जैसे कि आप कहीं पर भी आप गाँव दूसरे गाँव में जाइए या किसी और कैंडिडेट से बात कीजिए या अलग अलग तरह के लोगों से मिलिए, यहाँ पे अभी तक जो होता आया है वो ऐसा है कि सरपंच मतलब गांव का नेता जो चुनते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का एक समूह। तो बाद में होता है कि वो सरपंच उन्हीं लोगों के समूह में अपना जो दायरा है उसको फैलाता है। जो लोग उसके साथ नहीं थे या उसके लगता है कि नहीं, ये जैसे कास्ट सिस्टम अपने यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है, चाहे वो किसी भी तरह का चुनाव हो, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो। तो किसी भी पर्टिकुलर एक कास्ट का आदमी जो अगर वो चुन के आता है तो उसको पता रहता है कि नहीं, मुझे इस कास्ट ने सपोर्ट नहीं किया है, तो वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए नुकसानदायक। मैं इस बारे में ऐसा सोचता हूँ कि हम सबको साथ लेके चलने की नीति रखें। हम ये देखें कि गरीब से गरीब तबका, दलित, वंचित लोग हैं जो वाकई में जिनको सुविधाएं चाहिए उन तक वो सुविधाएं पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, भारत सरकार जो है या राज्य सरकारें हैं वो अनाज का वितरण करवाती हैं, ठीक है, कि आप जो है अनाज लेके जाइए, ठीक है, 50 किलो अनाज, 100 किलो अनाज या पर हेड जो है वो 10 किलो अनाज वो देते हैं 2 रुपये किलो में, और कई बार वो फ्री भी हो जाता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे कई ऐसे लोग हैं जिनके पास में अच्छी खासी ज़मीनें हैं, परिवार में से कोई गवर्नमेंट जॉब में है या अच्छी वेल सेटल्ड जॉब में है, ठीक है, और वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। उससे होता क्या है कि अगर संसाधन जिस व्यक्ति का है उसको ना मिलकर किसी और को मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि वो आदमी जिसको वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, वो फिर उसके लिए तो समस्या खड़ी हो जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों में ना बहुत बारीकी से जाना पड़ेगा। हमें समाज को, सभी कास्ट को, सबको साथ लेना पड़ेगा। लेकिन उस पर हमें रोक कैसे लगाएंगे आप? मतलब वो जो लोग ले रहे हैं वो अभी क्यों ले पा रहे हैं और उस पर रोक कैसे लगा सकते हैं? इस पर रोक सिर्फ अवेयरनेस, कोई भी जरिया नहीं है। आप किसी को भी, आपको ये बताना पड़ेगा, लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि जो भी राहत आती है, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये कोई ठोस सामग्री नहीं है, ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई अगर इस तरह से हम करें कि जिसको जो चाहिए, आप समझिए, ये तो समझिए मैंने खाद्य सामग्री वितरण की बात करी। एक आदमी है जिसके पास में घर नहीं है, वो गरीब है, उसको ना मिलके अगर किसी और को इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास मिलता है और गरीब उस लाभ को नहीं ले पाता है या लेट ले पाता है, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइन अगर आप लोगों ने कभी सुनी हो कि देरी से मिला हुआ न्याय भी गरीबों के लिए अन्याय के समान होता है। देरी से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ठीक है। तो वो ऐसा ही होता है कि हम तो इस अगर सरपंच बनने के बाद में हमें देखना है कि कहाँ पहले ज़रूरत है, ठीक है, लोगों को एक फोरम पे कैसे लाया जाए, कैसे ये कास्ट सिस्टम से हमें पार पाई जाए और कैसे लोगों को एक फोरम पे लाया जाए, लोगों के बारे में सोचा जाए, ना कि पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोचा जाए। हमें सोचना है कि हम एक मोहल्ला, एक वार्ड, एक गांव का विकास कैसे कर सकते हैं। तो अब जैसे कोई भी आप काम करते हो, जैसे कोई भी आपके बिजनेस में भी मान लो कोई इन्वेस्टमेंट करता है, एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट भी एक इंसान के अंदर इन्वेस्टमेंट है, भाई हम अपना ट्रस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं आप में, तो लोग कहीं ना कहीं उसके लिए एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देखना चाहते हैं
कि भाई ये जो आप बातें कर रहे हो इस दिशा में क्या आपका पूर्व में कहीं कोई आचरण रहा है, या इस तरह के कुछ काम आपने किए हैं, या मतलब जो भी है। जैसे अभी कल को हमारे लिए भी, अगर हम भी इसे एक एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं, कल को हम कहें कि भाई हमें जो भी CSR फंड या डोनेशंस चाहिए, तो कहीं ना कहीं पूछेंगे कि भाई आप धरातल पे क्या काम कर रहे हैं, क्या आपने, जैसे हम गर्ल एजुकेशन में काम कर रहे हैं, इनके साथ हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लाने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो जब तक हमारा एक्चुअली हमने कुछ ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा, तब तक लोग हमें भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो क्या आपका इस तरह का कोई पहले का अनुभव, या आपका कोई इस तरह का आचरण, या लोगों के सामने कुछ आपने ऐसा किया है जिसको जो आपके जो विचार हैं, इनको जो वो कृत्य है वो रिफ्लेक्ट करता हो? बिल्कुल सही पूछा आपने इस बारे में। देखिए, ऐसा है कि गांव में आपकी एक पर्टिकुलर छवि होती है और उसी के हिसाब से लोग आप में इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि लोगों का ट्रस्ट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो वो बात सही है। आपकी छवि कैसी है? जैसे मैं बताऊं, हम 3 भाई हैं, यहाँ साथ रहते हैं। तो गांव में अगर आप देखोगे तो हम सबसे बड़ी गृहस्थी है, नंबर ऑफ पीपल्स। हम आज भी, जैसे मैं घर में सबसे छोटा हूँ और मेरी एज 37 ईयर है, और जो बड़े भाई साहब हैं वो मुझसे 5 साल बड़े हैं, और उनसे बड़े हैं वो 5 साल बड़े हैं, यानी वो 47 है। ठीक है, तो इस एज में हमारे बच्चे जो हैं, तीनों भाइयों के, बड़े बड़े 2 बेटियाँ बड़े भाई साहब की, वो शादी के बाद लायक हैं। उसके बावजूद हम साथ रहते हैं, तीनों भाई। हमारा कोई किसी भी तरह का कोई सेपरेट वो नहीं है। ये इस बात को इंगित करता है कि हम सबको साथ रखते हैं। दूसरी चीज़ है, गांव में जो हमारा व्यवहार है, ठीक है, तो वो इस तरीके का है कि हमारी छवि जो है, हमने कभी किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ा या किसी तरह की उल्टी सीधी एक्टिविटी में कभी भी जो है हमारा नाम आज तक नहीं आया। आप जो है, ये ऐसा हर आदमी अपने लिए कह सकता है कि वो बेदाग छवि का है, लेकिन जब आप यहाँ पे सर्वे करेंगे या पूछेंगे, हमारे बारे में जानेंगे, ठीक है, मेरे पापा के नाम से आप पूछेंगे, तो लोग कहेंगे कि वो एक बहुत ही भले इंसान है। वो CRPF में रहे, उन्होंने 38.5 साल देश की सेवा की। ठीक है, 38.5 साल सेवा की। उसमें उन्होंने मैक्सिमम 90% समय जो है बॉर्डर और उसके आसपास रहे। वो बहुत दुर्गम इलाकों में भी रहे, और हर तरीके से उन्होंने देश की सेवा की 38.5 साल, और अभी वो रिटायर लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, और एक अच्छा जो है हमारा क्या बोलते हैं, यूथ के साथ में मेरा अच्छा उठना बैठना है। मैं उनको हमेशा गाइड करता रहता हूँ। एक जैसा अभी हमने शुरुआती दौर में बात की थी कि एजुकेशन को लेके हो या वो कैरियर ओरिएंटेशन को लेके हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम वैसे भी करते हैं। सरपंच का चुनाव हम, और ये है कि हम लोग फर्स्ट टाइम पे, मतलब मैं सरपंच का चुनाव फर्स्ट टाइम पे मैं लड़ रहा हूँ, तो उससे पहले भी हम लोग जो है लोगों के साथ में उठना बैठना, उनको सही गाइड करना। जैसे मैं बिजनेस वेंचर की बात करूं मेरे, जो कि सूरत में है, तो वहाँ पे मेरे पास में तकरीबन 20 लोगों की टीम है। उनमें से 12 से 15 लोग मैं इसी गांव से लेके गया हूँ। अच्छा। हाँ, और ऐसे लोगों को लेकर गया हूँ जिन लोगों, नितांत गरीब, जिन शुद्ध भाषा में कहा जाए नितांत गरीब, बिल्कुल, जिनकी घर की सालाना आय 50,000 रुपये नहीं थी, आज वो लड़के मेरे साथ रह के मंथली 50,000 रुपये कमा रहे हैं। ऐसे 12 से 13 लड़कों को मैं यहाँ से, और उसमें ऐसा नहीं है, जैसे मैं राजपूत समाज से आता हूँ, तो मैं कई समाज के लोगों को लेके गया। तो उन लोगों की क्या स्किल सेट रही, मतलब उनको आप कैसे ले जा पाए? वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो वो कैसे हुआ ओवरऑल? मैंने जैसे बताया कि मैं रेगुलर लोगों के टच में रहता हूँ यहाँ पे। भले मैं आज 17 साल से लगभग सूरत में हूँ, ठीक है, और लेकिन उसके बावजूद मैं साल में 2 बार 3 बार मैं यहाँ आता हूँ। और अगर कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है, लोग बुलाते हैं, तो मैं तब भी आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ देखता हूँ लोगों को ग्रेजुएशन के बाद में, जैसे उस तरह के लड़के हैं जिन्होंने 10th या 12th में बहुत कम नंबर, मतलब 40, 45, 50 नंबर से पास हुए हैं। उसके बाद में वो ग्रेजुएशन उन्होंने कर लिया है, लेकिन अब उनके पास में कुछ भी नहीं है, या घर वाले भी उनको जो है अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो कोई बाहर रहे, जयपुर जो आसपास की शहर है, कोटा या जयपुर या दिल्ली जाके पढ़ सके, तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो यहाँ पे थे, लेकिन उनके अंदर कुछ तो करने की, जो मैंने आइडेंटिफाई किया उनके अंदर कि नहीं ये कर सकते हैं, ये परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर वो इच्छा है, ठीक है, इनके अंदर वो टैलेंट है, इनके अंदर वो मेहनत करने का जज्बा है। और मैं उनको वहाँ लेके गया, मैंने उनको वो काम सिखाया जो काम मैं करता हूँ, मैंने उनको बताया
कि आप इस तरीके से काम कीजिए, और आज वो लोग मेरे साथ में हैं और खुश हैं। तो उनकी क्या स्किल क्या रहती है उनकी प्राइमरीली, मतलब? देखिए, मेरा काम ही फाइनेंस का है कि हम लोन्स देते हैं। अच्छा। ठीक है, तो कैसे लोन्स के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरी हैं वो बताना, तो वो मैं प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूँ। जब मैं लोन्स में क्या होता है कि मैं एक ऑथराइज्ड वेंडर हूँ बैंकों का, तो मेरे पास में 13 से 14 बैंक्स हैं। तो उनके ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, वीपी वगैरह जब कभी जो मुंबई वगैरह बैठते हैं तो रेगुलर आते रहते हैं, तो वो प्रोडक्ट एंड पॉलिसी की ट्रेनिंग देते हैं, तो वो मैं उनको ट्रेनिंग वगैरह दिलवाता हूँ कि आप इस तरह से जो है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ये रहता है। जैसे आज मिस्टर एक्स क्लाइंट हैं, वो अपने लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बट उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो हम उनको बताएंगे कि आपको लोन मिलेगा, लेकिन आपको 1 साल बाद मिलेगा या 6 महीने बाद मिलेगा, तब तक आपको ये चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है।